आपके पास कानूनी सारे पहलू अवेलेबल होने के बावजूद अगर दो इतने बड़े बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर है 20,000 करोड़ का, ऐसे बिजनेसमैन जो हैं वो दाऊद से मिलने जाते हैं कराची में और अपने डिस्प्यूट में दाऊद को कहते हैं आप इंटरवीन कीजिए। क्या मामला था ये जो दो बिजनेसमैन जो थे, जगदीश जोशी और मानिक चंद धारीवाल का डिस्प्यूट? दोनों का बिजनेस बहुत अच्छा चला, मगर एज यूजुअल जैसा भी फ्लेयर अप होता है वैसा प्रॉब्लम भी आ जाते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट उसके ऊपर कुछ तो डिफरेंसेस होने लगे। अनीस इब्राहिम द यंगर ब्रदर ऑफ दाऊद इब्राहिम जी, मेरे पास जरा सा कंप्लेन आ गया, वो दोनों में कुछ तो झगड़ा चल रहा है, तो उसको एक बार तू लेके आ तो अपन देख लेंगे। आसिक लाल गया, जगदीश गया और अनीस तीनों भी वीआई की फ्लाइट पकड़ के दुबई से कराची गए। कराची चले गए। सफेद पोस्ट लोगों की दोस्ती हाँ, अंडरवर्ल्ड के लोगों से। उधर मीटिंग हो गई, ये तो मानने को राजी नहीं, तो फिर बॉस के पास जाना पड़ेगा। बोले बॉस कौन? तो बोले दाऊद भाई। जो आदमी 2 करोड़ देने के लिए राजी नहीं था, उधर उसने बोला करोड़ चाहिए। तो करोड़ से जगदीश को दाऊद के कहने पे देने को तैयार हो गया। इन्होंने एक कंडीशन डाला, तू इधर कराची के पास हैदराबाद है, उधर हमको एक गुटखा का फैक्ट्री निकाल के देने का। और उसके बाद जिस दिन हमने केस रजिस्टर किया उसी रात को ये धारीवाल दोषी भाग गए। अच्छा, दे लेफ्ट इंडिया। तो उनको अरेस्ट करी, जेल में नहीं गए उनको? अभी जेल में नहीं है। मेरा भारत महान। मुझे एक केस मालूम पड़ा था वालिद साहब कि आपको मुंबई पुलिस में होते हुए भी दिल्ली पुलिस के केस सॉल्व नहीं हो रहा था, आपको वहाँ केस में बुलाया था दिल्ली में सॉल्व करने के लिए। मतलब आपकी इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स इतनी बढ़िया थी। वो केस बताइए ना। दोस्तों, एज इट फाइल्स में आपका स्वागत है। आपने पिछली मरतबा जनाब सुरेश वाली शेट्टी साहब की फ्लॉलेस मेमोरी देखी आपने कि कितने बारीक बारीक नुक्ते, बारीक बारीक चीज़ें उनके दिमाग में एकदम मजबूती से महफूज हैं। हम सब ने इसका बहुत ज़बरदस्त आनंद लिया। आई मीन दैट वाज अजीब। आई मीन आई कैन नॉट बिलीव कि समवन जिन्होंने 35 ईयर्स निकाले हैं इस प्रोफेशन में और केस को इन्वेस्टिगेट किया है, उनको ऐसी इतनी मामूली मामूली बारीक बारीक चीज़ें लोग जो हैं वो याद रहेंगे। आपको पता है ना एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहता था? वो कहता था डोंट रिमेंबर इररिलेवेंट डिटेल्स। वो एक्चुअली अपने घर का एड्रेस भी भूल जाता था। बट वेल, मिस्टर वाली शेट्टी हैज़ प्रूव्ड कि ही हैज़ अ मेमोरी विच इज़ इवन बेटर देन एल्बर्ट आइंस्टाइन। वेल, मैं वहाँ नहीं जाना चाह रहा हूँ। आज आपको मैं अपने सेकेंड एपिसोड के बारे में बताता हूँ। सेकेंड एपिसोड बहुत अजीब है। वाई इज इट अजीब? क्योंकि अगर दो बिजनेसमैन लोग को प्रॉब्लम होगी लाइफ में तो कहाँ जाएंगे? वो लोग जाएंगे पुलिस के पास, भैया हमारा मामला हल कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। अगर पुलिस के पास नहीं जाएंगे तो लोग कोर्ट में पिटिशन करेंगे, प्लीज़ इंटरवीन। या वो लोग एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे कि भाई आप हमारे लिए जो आर्बिट्रेशन कर दिए। आपके पास कानूनी सारे पहलू अवेलेबल होने के बावजूद अगर दो इतने बड़े बिजनेसमैन, कितने बड़े बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर है 20,000 करोड़ का, ऐसे बिजनेसमैन जो हैं वो दाऊद से मिलने जाते हैं कराची में और अपने डिस्प्यूट में दाऊद को कहते हैं आप इंटरवीन कीजिए। जी हाँ, आज ये कहानी आप सुनेंगे हमारे गेस्ट मिस्टर वाली शेट्टी साहब से। नमस्कार सर। नमस्ते। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी अगेन। सर, वो कहानी अधूरी रह गई थी और वो कहानी आपसे न सुनते हम तो शायद हमको भी चैन ना आता। ये क्या मामला था? ये जो दो बिजनेसमैन जो थे, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन लोगों का क्या था? जगदीश जोशी और मानिक चंद धारीवाल का डिस्प्यूट जो आपने इन्वेस्टिगेट किया था, एकदम डिटेल से विस्तार पूर्वक बताइए। आपको तो मालूम है जी कि आजकल हर एक गांव में यंग जनरेशन या वो इवन ओल्ड जनरेशन जी गुटखा के बिना चलता नहीं। जी देख रहे, तम्बाकू और गुटखा जी अपन जितना बैन करने का और एक उतने को कोशिश करते हैं उतना वो फ्लेयर अप हो रहा है। जी। एक्चुअली आई एम फ्रॉम निपानी। अच्छा निपानी इज वेरी फेमस फॉर टोबैको। अच्छा। हाँ, हमारा जो टोबैको का बिजनेस जो चलता है वो बीड़ी का टोबैको रहता है, अच्छा फेमस फॉर बीड़ी। उसका जो टेस्ट है
वो जो जमीन का गुण रहता है उसके वजह से उसका एक अलग टेस्ट रहता है उस बीड़ी का। हाँ बीड़ी का। जी उसके लिए लोग ऑल इंडिया से लोग आके बीड़ी लेके तंबाकू लेके खरीद करके बीड़ी बनाते हैं। जी मगर ये जो दो लोग हैं, जी रसिकलाल धारीवाल जी who is famous for मानिकचंद गुटका, जी he is from पुणे डिस्ट्रिक्ट। जी और दूसरा जो उसका साथीदार है जी यानी उसका जो पार्टनर है जी वही जगदीश जोशी। जी जगदीश जोशी इज फ्रॉम ए ब्राह्मण फैमिली जी एंड ही इज फ्रॉम राजस्थान। उसके 4-5 भाई है, अरुण जोशी है, ओम प्रकाश जोशी है जी एंड हिज एल्डर ब्रदर ओम प्रकाश जोशी जो है जी वो ऑल इंडिया ब्राह्मो समाज का प्रेसिडेंट है ओ यानी। एंड ही इज डूइंग चॉकलेट बिजनेस, जी चॉकलेट बनाता है। वेर एज दिस पीपल ऑल अदर ब्रदर्स दे आर एंगेज इन गुटखा मैटर। अभी दोनों का जब पार्टनरशिप में बिजनेस चालू था तब क्या हो गया, ही हैज ए बैकग्राउंड, दिस रसिकलाल धारीवाल एज ए बैकग्राउंड ऑफ फाइनेंस। वो फाइनेंस करता था ज़्यादा करके, मैंने मोस्ट ऑफ द फाइनेंस वाज रसिकलाल, और टेक्निकल नॉलेज जो था वो जगदीश का था। दोनों का बिजनेस बहुत अच्छा चला, मगर एज यूजुअल जैसा भी फ्लेयर अप होता है वैसा प्रॉब्लम भी आ जाते हैं। तो दोनों के बीच में थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चालू हो गए। इनका जो बेनिफिट मिलता था उनको, प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसके ऊपर कुछ तो होता होएगा, तो डिफरेंसेस होने लगे। तो सडनली ये जो अपना जोशी था, जोशी को ये अमीन का फ़ोन आके, यानी अनीस, सॉरी अमीन नहीं, अनीस इब्राहिम अनीस इब्राहिम, जी। अनीस इब्राहिम द यंगर ब्रदर ऑफ दाऊद दाऊद इब्राहिम जी कि वो उसको कुछ तो तंग कर रहा था। तो परेशान हो गया, तो उसने क्या किया, अभी इससे रास्ता कैसा निकलेगा। अभी अनीस के बारे में कुछ तो पुलिस कंप्लेन करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो दुबई में बैठा है। कंप्लेन करेगा, FIR हो जाएगा जी एट द मोस्ट, और कुछ होने वाला नहीं है। तो ही हैज़ गॉट वन एजेंट एट हैदराबाद, किसका एजेंट? अनीस ये गोवा गुटका का, गोवा गुड़ का, जगदीश का जगदीश का। जी सो ही वेंट देयर एंड ही टोल्ड दैट एजेंट कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, अभी इसमें से तू कैसा मेरे को मदद कर सकता है बोल। तो बोला ठीक है, मैं देखता हूँ, मेरा एक दोस्त है, ही स्टेज एट सांता क्रूज, शमीम भैया उसका नाम। शमीम भैया हाँ, तो शमीम भैया से मैं बात करता हूँ और मैं तेरे को बताता हूँ। उसने शमीम भैया से तो बोला अभी भी बात करो ना, काय को नहीं, मैं तू 1 महीने से आ जा, मैं उसके साथ बात करके उसको पूछ लेता हूँ क्या कर सकता है। तो शमीम भैया से उसने बात किया। शमीम बोला कि मैं जानता हूँ अनीस भाई को, ये सब उसको भाई बोलते थे। अनीस भाई को मैं पहचानता हूँ, तो मैं उनसे बात करके मैं आपको बताता हूँ, आप 1 महीने के बाद आ जाओ। तो उसने उसके साथ बात किया। तो अनीस बोला अरे मैं किधर उसको ज़्यादा तंग किया है, ऐसा है, मेरे पास ज़रा सा कंप्लेन आ गया, वो दोनों में कुछ तो झगड़ा चल रहा है। तो ये बात मेरे को हमारे यहाँ से दुबई में ही पता चली, तो उसको एक बार तू लेके आ, तो अपन देख लेंगे, अपन बात कर सकते हैं। तो ही कन्वेड दिस मैसेज टू जोशी, जगदीश जोशी को। जगदीश जोशी ने सोचा कि ठीक है, अपन जो ऐसा बोलता है वैसा अपन मांगता है, तो जाके आएंगे। तो शमीम भैया ने उनका अपॉइंटमेंट लेके दुबई पहुंच गया। दुबई जब पहुंच गए, खाली जगदीश गया? खाली दुबई खाली जगदीश गया? नहीं, हाँ, ये शमीम भैया भी गया, शमीम भैया और जगदीश दोनों गए? जगदीश दोनों गए। रसिकलाल मानिकचंद नहीं गया? रसिकलाल उधर है क्या नहीं इसको मालूम नहीं था। अच्छा, ओके। तो जब उधर पहुंच गया हाँ। उनके बाद में, तो उधर पता चला कि ये रसिकलाल धारीवाल भी इधर आयल है। रसिकलाल धारीवाल ने क्या किया था, दाऊद की जो बहन है जिसका नाम जैतून है, हाँ जैतून का जो हस्बैंड है वो हमीद अंतुले,
ये हमूद अंतोली भी उधर रहता था, दुबई में। दुबई में रहता था, और वो रसिक लाल का उधर का कारोबार संभालता था, अच्छा उधर का एजेंट था वो, अच्छा, गुटखा का। गुटखा का, जी गुटखा एजेंट जी। ऑफ रसिक लाल। वो उसके घर में जाके बैठ गया अच्छा और ये इधर आके बैठ गया। जी। सफ़ेद पोस्ट लोगों की दोस्ती हाँ, अंडरवर्ल्ड के लोगों से। ऐसा हो गया। जी ये जब इसने फिर फ़ोन किया उसको भी पता चला वो आयला है। जी बोला, उसने फ़ोन किया तो बोला आधा घंटे में आ जाता हूँ। रसिक लाल आने को राजी नहीं, तो उसने बराबर दम मारा। किसने? हमीद अंतुले? ये अनीस ने, अनीस ने? अच्छा। अनीस ने उसका बराबर सबक सिखाता हूँ। मेरा जीजा जी के पास बैठ के अंतुले के जान के ऊपर बहुत उड़ी मार रहा है क्या तू, अच्छा ऐसा उसने फ़ोन के ऊपर बोल दिया। जी। तेरे को आने का है क्या नहीं? तो बोला आता हूँ आधा घंटे में। तो नीचे ही अपने दो आदमी खड़ा किया ऑफिस के नीचे। तो थोड़ी देर के बाद वो आ गया, जी वो आ गया। हमीद अंतुले भी आ गया। जी हमीद अंतुले वो भी ये दोनों का जीजा जी, जी। क्योंकि उनकी बहन है ये, हाँ, कॉमन। हाँ करेक्ट। तो दोनों ने उधर मीटिंग में कुछ तो रसिक लाल का और उसका बना इतना परसेंट है उतना परसेंट है, वो कैलकुलेशन चलने लगा। वो तो कोई मानने को राजी नहीं है। फिर इसने क्या बोला, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तेरे को 2 करोड़ दूंगा, ज़्यादा 2 करोड़ से मैं ज़्यादा नहीं दूंगा। जी। ये रसिक लाल ने इसको बोला, किसको? जगदीश को? जगदीश को बोला, जी। इसके सामने, अनीस के सामने? अनीस के सामने। ये तो सब वो दुबई मानने को में- राजी नहीं। ये सब दुबई में बातचीत हो ये रही दुबई में उसके ऑफिस में, है? अच्छा। उसके ऑफिस में बात, अनीस के ऑफिस में? अनीस के ऑफिस में। वो जो पर्ल मेंशन करके जो बड़ी सी बिल्डिंग जो है वहाँ पे पर्ल हाँ, टावर उधर करके, किधर हाँ तो उसका, हाँ सतवा में एक पर्ल टावर है, उनका हाँ। अनीस का ऑफिस वही है जी। हाँ। तो बोले अभी कैसा करेंगे, ये तो मानने को राजी नहीं, तो फिर बॉस के पास जाना पड़ेगा। बोले बॉस कौन? हम्म तो बोले दाऊद भाई, हम्म हम्म दाऊद भाई के पास जाना पड़ेगा। बाद में डिसाइड हो गया जाने का, उसी दिन रात को या दूसरे दिन पाकिस्तान इंटरनेशनल का फ्लाइट पकड़ के वो उधर चले गए। जी। जैसे भी उतर गए, PIA फ्लाइट जो है उनका, जो सारे टेररिस्ट लोग के आती जाती रहती है, हाँ हमलास के भी सारे टेररिस्ट वालों को लेके गई हाँ, थी वो। हाँ हाँ। तो जैसे उतर गए उनको रिसीव करने के लिए एक आदमी आ गया। वो आदमी आया, उनको एक साइड में खड़ा किया इन सब लोगों को। आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग फॉर द ऑडियंस ताकि उनको ये ना लगे कि वी आर मिसिंग द लिंक। आप कह रहे हैं कि रसिक लाल धारीवाल, जगदीश जोशी, अनीस इब्राहिम, ये तीनों और शमीम भैया, ये सब के सब दुबई शमीम भैया नहीं गया। नहीं गया? शमीम भैया को ये बोल रहे थे तू भी चल। हाँ बोला साहब मेरे को उसमें मत ले, हाँ मैं तुम्हारा मीटिंग करके दिया हूँ, मेरा काम हो गया। नहीं नहीं, वो जरा पासपोर्ट दे तेरा। उसने पासपोर्ट नहीं दिया, नहीं दिया। शमीम भैया ने। अच्छा। और वो उसने अपने, ये जैसे कराची गए वैसा शमीम भैया भाग गया। लेकिन फिर ये तीन लोग गए, ये 3 लोग मतलब उधर गए। रसिक लाल गया, जगदीश गया और अनीस, तीनों भी PIA की फ्लाइट पकड़ के दुबई से कराची गए। कराची चले गए। पाकिस्तान का वीज़ा नहीं लिया इन लोगों ने? उधर एक आदमी आ गया, हाँ उसने ये तीनों को अलग किया। जी वो उधर के इमिग्रेशन ऑफिस का उनका कुछ तो बातचीत हो गया, जी और बाद में उनको लेके चले गए। जी। सर मैं यहाँ रोक लूँ आपको। हाँ 1993 ब्लास्ट के अक्यूज भी ऐसे ही तो गए थे ना, दुबई से पाकिस्तान गए थे बगैर वीज़ा के, और उनको वहाँ से एक आदमी निकाल के ले गया था। 100% तो ये एकदम वैसे ही जो है खांचा रूट जो बोलते हैं, विदाउट एनी लीगल वीज़ा आप वहाँ से दुबई से कराची जाते हैं, आपको इमिग्रेशन पे अराइवल का ठप्पा भी नहीं लगता है, आप ऐसे ही चले जाते हैं। बराबर ये दोनों बिजनेसमैन लोग ऐसे सेम 93 के रूट से इसमें गए। किया था, क्योंकि आई नो दिस आल्सो बिकॉज आई वाज द चीफ ऑफ 93 ब्लास्ट। आई नो, तो इसलिए मैं खाली वही अपने हाँ, लोगों के लिए क्लैरिफाई yes, कर रहा yes, हूँ yes. कि इनको समझ में आना चाहिए। हाँ जी सर। उसके वजह से जी वो निकल गए। उधर मीटिंग हो गई, जी मीटिंग हो गई। जो आदमी 2 करोड़ देने के लिए राजी नहीं था, बहुत मुश्किल से 2 करोड़ देने के लिए राजी हो गया, उधर उसने बोला मेरे को 11 करोड़ चाहिए। और इट वाज सेटल्ड बिटवीन बोथ पार्टीज कि 11 करोड़ रसिक लाल ने दोषी को देने का, एंड इन रिटर्न वो लोग दाऊद को मिले?
दाऊद को मिले? दाऊद मिल गया ना मीटिंग में। वही कराची? हाँ उधर ही कहाँ गए कराची थे? में, कोई घर का? वो क्लिंटन में किधर, क्लिफ्टन जो बीच पे जो उसका मोइन विला जो हाँ, घर है, उधर मिले जी। अच्छा उधर मिले, जी। हो गया। फिर बोले अभी इसका कुछ तो करना चाहिए, अनीस भाई का। तो 11 करोड़ से जगदीश को दाऊद के कहने पे देने को तैयार हो गया देने को तैयार हो गया, जी। यानी नॉट एट वन टाइम, मगर ऐसा उनको कैसा देने का क्या हो गया वो मीटिंग में किसको, बाकी लोगों को मालूम नहीं, वो उनको में मेरा, क्योंकि उसके बाद भी जब मेरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा था मेरे हाथ में एक अभी दोनों आए नहीं। अच्छा, रशीद इकबाल और जगदीश आपके हाथ में नहीं है? मेरे हाथ में कभी नहीं आया। अच्छा, तो ये सब ऐसी कहानी थी। वो लोग वहाँ से फिर रिटर्न भी हुए वहाँ हाँ, से? वहाँ से वो उसी रूट रिटर्न से? भी आ गए हाँ। और इंडिया में आ गए, ये सब चलता रहा। एक पॉइंट, अच्छा वो आप बात ही बोलना चाहते हैं? अनीस ने जो उनसे गुटखा टेक्नोलॉजी ली थी, तो हाँ उस वक्त क्या हो गया, जी, एक गुटखा का जो इन्होंने एक कंडीशन डाला, तू इधर कराची के पास हैदराबाद है, उधर हमको एक गुटखा का फैक्ट्री निकाल के देने का, बिकॉज यू हैव गॉट ए टेक्निकल नॉलेज, जी, वो हमको उतना कर दो। ही एग्रीड, ऐसा उसमें हो गया सब कुछ। ये बात ज़्यादा किसी को लोगों को मालूम नहीं था, हमको भी मालूम नहीं था उस वक्त, ये सब आफ्टर इन्वेस्टिगेशन केम टू नो। जब हम दूसरे केस में इन्वेस्टिगेशन करते थे 2004 में, मेरा का वो 2003 का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जी, गेटवे ऑफ इंडिया और झवेरी बाजार, जी, उसका भी मैं चीफ आईओ था। अच्छा तो आई वॉज वेरी बिजी इन दैट केस। जी। तभी जो एक फहमीदा इन्फॉर्मेशन, अनीस ने किया था, हाँ, वो जो फहमीदा अनीस जो कपल ने किया था, मोहम्मद हनीफ, हाँ, मोहम्मद फहमीदा, फहमीदा, अशरत, अशरफ, हाँ, ये 3 आरोपी हो 2003 में, तो वो भी जिनको, आप केस में नहीं थे? हाँ, investigate उसका भी मैं चीफ आईओ था, करे? अच्छा इन्वेस्टिगेशन मेरे पास था। जी, तो उस जमाने में क्या था, सब जितने भी हाई प्रोफाइल केस थे जी, वो मैं हैंडल करता था। तो इसके वजह से एक दूसरे से वो लिंक लग जाती थी, जी, इसने ये किया उसने वो किया। जैसा ये फारूक मंसूर, अहमद मंसूर, ये दोनों बंदे हाँ, वो 93 ब्लास्ट में भी थे जी, और वो जे शूट आउट में भी थे, जी, क्योंकि वो इंजीर को उसके घर में ही लेके गए थे। सही है, सही है, हाँ, ये मैं लास्ट टाइम बोला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो ये सब चल रहा था। तो हमको थोड़ा सा बाहर से इन्फॉर्मेशन मिलता रहा कि ये कुछ तो ये दोनों ने गड़बड़ किया है, कुछ चल रहा था। तो हम भी कर रहे थे। मेरे साथ में प्रदीप शर्मा का एक टीम था, दूसरा टीम में विजय साड़स्कर था, दया नायक था, मोमिन था, ऐसे सब लोग हमारे, असलम मोमिन, हाँ, असलम मोमिन, वो भी मेरे साथ तो ये में सारे थे। लोग आपके साथ काम कर रहे थे? हाँ, हम, मेरे अंदर 4-5 यूनिट थे। जी, आई वॉज इंचार्ज ब्यूटी बांद्रा टू दही सर। ओके, 5 यूनिट थे, हर एक यूनिट के एक इंचार्ज थे। जी, और बुरुड़े, अरुण बुरुड़े था, और नूरुडे, हाँ करेक्ट, बुरुड़े था, सावदे था, विनायक सावदे था, विनायक साहब थे, करेक्ट, वो, ये टीम सब मेरे अंडर काम करती थी। जी, तो एक दिन क्या हो गया, साड़स्कर को इन्फॉर्मेशन कुछ तो आ गया, जी, और एक दिन उसने कुछ तो नाकाबंदी लगाया, क्या कुछ तो किया उसने, तो एक गाड़ी रोक दिया। वो टैक्सी में ये जमरुद्दीन नाम का, एक जमरुद्दीन अंसारी नाम का एक आदमी, जमीरुद्दीन अंसारी अंसारी उर्फ जम्बो, उर्फ जम्बो, जम्बो जी, इसको उठाया, उसका सर्च लिया, तो उसमें एक रिवॉल्वर मिला, रिवॉल्वर और सब। इंट्रोगेशन करते समय चला कि भाई तू ये लाया किधर से, तो उसने बोला साहब अनीस भाई ने भेजा है। बोला कौन अनीस भाई? बोला दाऊद इब्राहिम का भाई। तू कैसे जानते हैं उसको? ये सब इंट्रोगेशन चालू हो गया। तो बोला साहब पूरा दाऊद का फैमिली को मैं जानता हूँ कि हम सब आजू बाजू में बचपन से खेले हैं। दाऊद उधर ही रहता था, ये नूरा, हुमायूं, इस्माइल, इकबाल, ये सब जो 4-5 भाई है, वो हसीना, ये सब हम बचपन से उधर ही बड़े हुए, सब हम एक दूसरे को जानते हैं। और मैं अनीस के लिए काम करता हूँ। क्या काम करता है तू? तो बोला यही हवाला का काम करता हूँ, गोल्ड स्मगलिंग का काम करता हूँ, पैसा उठाने का होगा तो वो भी सब करता हूँ, वो जो बोलता है वो सब काम मैं करता हूँ। तो उसको लाके इंट्रोगेशन चालू किया, उसका स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड किया। तो उसका स्टेटमेंट में जब इंट्रोगेशन में
सावरकर को एक बात पता चला कि ये दो जो गुटखा बैरन्स है बड़े, इन्होंने कुछ तो गेम किया है। अच्छा। बोला क्या गेम किया है? साहब ये दोनों में बहुत झगड़े होते थे, इधर कुछ सेटल नहीं होता था, तो उन्होंने दुबई में जाके सेट करने का प्लान किया और एग्जीक्यूट भी किया, और वो सब हो गया, 2-3 साल हो गया। ये जम्मू ने विजय सावरकर को बताया अच्छा ऐसा ऐसा हो गया। जी। तो बोला, तो उसका स्टेटमेंट में ये कई लोगों का नाम आ गया, तो किसको किसको जानता है? तो इनको इनको जानता हूँ। और एक सलीम चुपलून करके था, सलीम चुपलून, ये भी इनका रिलेटिव है, जम्मू का भी रिलेटिव है। और ये जो मंसूर बिनसूर है उनका मामा लगता है। ये जो दो, ये दोनों भी इनका काम करते थे जी। अनिस्का, जी। और 93 में भी थे वो, तो इसीलिए ये सब उसको मालूम था। फिर हमने इनका सर्च लेने को चालू कर दिया। बाद में क्या हो गया, ये इसके इंट्रोगेशन में ये जो हैदराबाद ये वो सब चालू हो गया। फिर दिस मैटर, ये वो बड़ा मैटर है, तो वी रिपोर्टेड दिस मैटर टू आवर डीसीपी कमलाकर, धनंजय कमलाकर वॉज माई डीसीपी, एंड मीरा वरुण को आवर जॉइंट कमिश्नर। उनको बताया, उन्होंने पूरा इंट्रोगेशन किया कि ऐसा ऐसा है। 2005 की बात है ये। शी वॉज जॉइंट कमिश्नर। हाँ, तो बोरन मैडम, बोरन का मैडम 2005 में जॉइंट कमिश्नर बनी थी वो। यस। जी जी। तो उन्होंने सोचा ये तो सीरियस मैटर है, तो ये सब गैंग वाले हैं इसमें। उस वक्त टाड़ा नहीं था, टाड़ा वॉज अबॉलिश्ड, पोटा भी नहीं था। टाड़ा का कुछ तो मिस यूज हो गया, गॉड नोज। टाड़ा रद्द हो गया, टाड़ा गया तो पोटा आ गया, बाद में पोटा भी रद्द हो गया, बाद में एमसीओसी आ गया। तो बोला वी कैन अप्लाई एमसीओसी इनटू दिस केस। तो जम्बो का पूरा स्टेटमेंट डिटेल में ले लिया, तो ये सब बात आ गई। ये सब बात आने के बाद केस वॉज रजिस्टर्ड जम्बो के अगेंस्ट, पहले आर्म्स एक्ट। और उसका इसमें अपने को ये पता चला कि ये जम्बो ने क्या किया था, अनीस ने इसको बोला था कि भाई अभी इधर का गुटखा का फैक्ट्री चालू हो गया और उसको स्पेयर पार्ट चाहिए ना, स्पेयर पार्ट किधर से मिलने वाला है, एग्जैक्टली सेम मशीनरी जो लगने वाला है। तो उसने अनीस ने इसको फोन किया जम्बो को, जम्बो कुछ भी कर, ये मशीन का बंदोबस्त कर, पैकिंग मशीन चाहिए, स्पेयर पार्ट चाहिए। तो बोले ठीक है मैं करता हूँ। तो इधर उधर मार्केट में देखा तो उनको एक पता चला कि एक राजेश पंचेरिया करके है। राजेश पंचारिया ये मशीन का स्पेयर पार्ट बनाता है, अच्छा, पैकिंग मशीन भी बनाता है। वो ठाणा में उसका ऑफिस है। तो इन्होंने ठाणा में कांटेक्ट किया उसको, तो उसने इंक्वायरी किया किसके लिए चाहिए, काय के लिए चाहिए, किधर भेजने वाले हैं। तो बोला हमको कराची भेजने का है। तो हिल गया, बोला नहीं भाई वो लफड़े में हम पढ़ना नहीं चाहते। और इंक्वायरी में ये पता चला कि ये जो राजेश पंचेरिया है वो जगदीश जोशी जो है उसका बड़ा भाई जो ओम प्रकाश है, जो चॉकलेट का बिजनेस करता है, यानी फैक्ट्री चलाता है, उसका जावाई है। उसकी लड़की उर्मिला इसके साथ शादी के लिए। तो उसने बोला ठीक है, तू ऐसा सीधा समझेगा नहीं लगता है अपने को। फिर उसने ज़रा चक्कर चलाया फ़ोन बिन। अच्छा, फिर कराची फोन लगा दिया। हाँ हाँ, तो उसने उसको दम दिया बराबर। तो उसको इलाज नहीं था, बोला ठीक है मैं कर लूँगा भाई, देखता हूँ। फिर किधर भेजने का है, क्या करने का है, कौन सा हिस्से भेजने का है, बोलो वो हमको कुछ मालूम नहीं, तू ही 1-2 पार्टी निकाल के हमको दे दे। तो फिर जेएनपीटी में 1-2 एक्सपोर्टर थे जी, वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, हाँ, नवाज शेवा में। नवा शेवा में। जी जी। उनका 2 लोगों को निकाला। फिर उन्होंने बोला आप कौन है, क्या है? तो बोले हमको
पहला दुबई भेजने का है, दुबई के बाद देखेंगे कराची में कैसा भेजने का। वो हमारा आदमी उधर आएगा, वो कलेक्ट करके आगे का ये करेगा। मतलब आप दुबई तक भेज दो, हाँ। दुबई से आगे फॉरवर्ड वो लोग कर लेंगे। हम कर देंगे जी। कराची में, जी। ऐसा उन्होंने बोला। फिर इसके लिए मीटिंग करने का है। तो मीटिंग करने के लिए जे हॉस्पिटल के जंक्शन के ऊपर एक सपना कोल्ड ड्रिंक हाउस है। राइट। तो इंट्रोगेशन जब मैं किया तब मैं वो जाके सपना कोल्ड ड्रिंक हाउस भी देख के आया। अब भी है शायद ना, अभी भी शायद हो सकता है, अभी है शायद, कौन नॉक कॉर्नर पे जो है वो है। कॉर्नर पे है। हाँ, वो लोग रीडेवलपमेंट कर दिया भिंडी बाजार, हाँ बट चलो सपना कोल्ड ड्रिंक है अभी भी। करेक्ट। जी जी। तो उसमें है, तो उधर बुलाया, ये दो आदमी आ गए, इसमें ये जम्बो भी गया। जम्बो ने खुद का नाम मोहन बताया। मोहन। मोहन मोहन बताया। तो ठीक है, प्लानिंग हो गया। तो उस मीटिंग में कौन कौन था वहाँ पे उस सपना कोल्ड ड्रिंक में? सपना कोल्ड ड्रिंक में जम्बो वो था? एक्सपोर्टर और वो एक का नाम कुछ तो कबीरा था, हाँ एक कबीरा था, दूसरे का नाम कुछ तो ऐसे ही है। जी। और ये पचारिया था? हाँ ये दो, ये इसके साथ में और एक था अच्छा। जम्बो के साथ तो ये में। 5-6 लोग ऐसे 4 लोग उधर। हाँ, जी मीटिंग हो गया। जी। फिर एक कुरैशी करके उसका एक्सपोर्ट का ये है, और दूसरा कबीरा करके है। जी ये दोनों का वो एक्सपोर्ट का बिजनेस था, जी। और वो जम्बो को पहचान वाले थे। हम्म, फिर उन्होंने एक्सपोर्ट का ये करने का ये कर दिया। जी। फिर पैसा, साला हमारे साथ पैसा लेता है क्या? अच्छा। हाँ, 6 लाख कुछ तो ये आने का था, पहला 2-2.5 लाख लिया, बाकी का पैसा देने को ये किया। काम भी कराएंगे, पैसा भी नहीं देंगे? हाँ, बोला पैसा वैसा काय का, इनके पास क्या है, रिवॉल्वर, गन दिखाया, जी। और आपको मालूम नहीं हम लोग कौन है, सीधा तरह से भेज दे। वो डर के मारे हुए उन्होंने भेज दिया, और वो मशीन वगैरह वो चला गया। ये एक्सपोर्ट जम्बो भी ने हमको बताया। एक्सपोर्ट भी वो कर दिए लोगों ने? हाँ, अच्छा। ये जम्बो ने बताया, हमने ऐसा ऐसा किया है। जी। तो हमने उनको ढूंढ के निकाला, ये एक्सपोर्टर कौन है क्या है। वो पहला बोलने को राजी नहीं, उनको लगा कि उनको भी अरेस्ट हो जाएगा। फिर हमने उनका कंप्लेन लिया कि हमको ज़बरदस्ती रिवॉल्वर वगैरह दिखा के ये माल इधर से भेजा था, पैसा भी नहीं दिया। जी ऐसा ये इन्होंने बताया। जी। ये बताने के बाद ये माल सब उधर गया, और उसके बाद जिस दिन हमने केस रजिस्टर किया, उसी रात को ये धारीवाल दोषी भाग गए। अच्छा। दे लेफ्ट इंडिया। उनको मालूम था क्राइम ब्रांच ने केस जो रजिस्टर कर लिया है? शायद मालूम पड़ गया होगा, अच्छा इसीलिए उसी दिन वो निकल गए। अच्छा। पहला हम एफआईआर के पीछे लगे थे, तब वो थे। जी। एफआईआर हो गया, क्राइम रिपोर्ट लिख लिया, ये किया, और अभी इनका रिमांड विमांड लिया, और ये देखते हैं तो हमको पता चला कि ये दोनों भाग गए। तो इनका ऑफिस में हमने दोनों ही आदमी भाग गए, दोनों दोनों अच्छा। गुल। जी जी। और जब उनके ऑफिस में पहला रसिकलाल धारीवाल के ऑफिस में गया, तो उनके एक बेटा था, अभी नाम उसका मालूम नहीं मेरे को। उसने बताया कि वो दुबई चले गए। मतलब दुबई में किधर रहे थे? तो बोले मैं पता करके कल परसों ही गए, मैं बताता हूँ। फिर उन्होंने हमको फ़ोन करके बता दिया कि ये होटल में बैठे रहते हैं, जोशी का कुछ हमको मालूम नहीं है। मैं बोला ठीक है। जोशी के ऑफिस में भी हमने आदमी भेजा, उधर से कुछ उनका हमको पता नहीं मिला। बोला ठीक है। रसिकलाल धारीवाल को होटल का ये मिला, मेरे को टेलीफोन नंबर मिला। उस वक्त ओनली लैंडलाइन चलता था जी। उस वक्त, कुछ अपने पास 2005 में? ये क्योंकि मोबाइल नंबर वगैरह कुछ मिला नहीं ना, अच्छा। लैंडलाइन का नंबर दिया उन्होंने। जी। तो उनका तो नंबर वो बंद है, आपका होटल का लैंडलाइन हम देते हैं, आप लैंडलाइन पे कांटेक्ट करो। जी। फिर आई ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम माय जॉइंट कमिश्नर कि साहब ऐसा ऐसा है, और कैन आई फोन टू रसिकलाल? बोलो ठीक है, रसिकलाल साथ बात करो, और ये आपके स्टेशन डायरी में एंट्री कर डालो, क्या क्या बात होता है सब उसमें लिख कर को। बोला ठीक है। फिर रसिकलाल धारीवाल को मैंने फ़ोन किया। रसिकलाल सोया था, उसके वाइफ ने फ़ोन उठाया। अभी सच्ची सोया था क्या नहीं मालूम नहीं है, मगर उसने बोला
रसिक भाई सोहेल है और उठने के बाद आपका नंबर दे दो, मैं फ़ोन करवाती हूँ। बोला ठीक है। मैंने मेरा नंबर दिया ऑफिस का। 1-2 घंटे के बाद फ़ोन आया। बोला वली शेट्टी साहब, मैं रसिक भाई बोल रहा हूँ, रसिक लाल धारीवाल। मैं बोला आप दुबई कभी चले गए? मैं बोला 1-2 दिन हो गया। तो ऐसे ऐसा हमने केस रिकॉर्ड किया है और आपका उसमें स्टेटमेंट लेने का है मेरे को, कि ज़रा पता करना चाहता हूँ ये केस क्या है। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिला वो हैव टू वेरीफाई इट, सो यू हैव टू कम हियर। तो बोला साहब आने को भी राजी नहीं है, मगर ये लफड़ा क्या है? मैं बोला ये गुटखा का बिजनेस के बारे में है, जगदीश जोशी और आपका कुछ तो मचमच हो गया है और इसी संदर्भ में मेरे को आपको इंट्रोगेशन करने का है, और आपने कुछ तो उधर जाके ये किया है। नहीं साहब, हम कैसा करेगा, हम ये कोई लोगों को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। कोई लोग, मैं दाऊद को नहीं जानता, हाँ, अनीस को नहीं जानता, किसको भी नहीं किसी को भी जानता। नहीं जानता। ये अंडरवर्ल्ड को हमारा सवाल ही नहीं आता। जी। हमारा कुछ है तो हम आपस में हम कर देंगे, उधर क्यों जाएंगे? बोला ठीक है, अच्छी बात है, आप कुछ किया नहीं तो आ जाओ, मैं आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता हूँ, केस क्लोज कर देंगे। तो बोला नहीं सर, अभी प्रॉब्लम ऐसा है, मेरा NRI स्टेटस है, तो एक बार मैं कंट्री छोड़ दिया तो 6 महीने में नहीं आ सकता। 6 महीना अपने को बाहर ही रहना पड़ता है। मैं बोला वो कानून ठीक है, मगर हर एक कानून को कुछ तो एक्सेप्शन रहता है जी। कुछ तो इधर सीरियस हो गया, यू कैन मेक एप्लीकेशन, कन्विंस द गवर्नमेंट अथॉरिटीज कि ऐसा ऐसा हो गया है और मेरा जाना जरूरी है, उतना पीरियड छोड़ के मेरे को ये करो, मैं वापस आ जाता हूँ। नहीं साहब ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी इंक्वायरी करता हूँ, ऐसा वैसा चालू कर दिया। बोला ठीक है। वो कुछ आने को राजी नहीं था, आया भी नहीं, तो हमने बाकी का इंक्वायरी चालू कर दिया। जम्मू ने तो बोला था, और फिर वो शमीम को यही किया, शमीम भैया को सांताक्रूज में, मेरा ऑफिस भी सांताक्रूज में था। अच्छा। उसको उठाया तो उसने बताया कि मेरे को हैदराबाद से फ़ोन आया था और उनका कुछ मचमच हो गया, तो अपने को इंटरफेयर करने के लिए बोला, क्योंकि मैं भी नागपड़ा में रहता था और मैं ये दोनों भाई को जानता हूँ, तो फिर मैं उनको मदद करने के लिए बोला ठीक है भाई, मैं पूछ के बताता हूँ। तो मैंने फ़ोन किया तो अनीश ने मेरे को बोला ऐसा ऐसी बात है और तुम आ जाओ उनको लेके। तो मैंने इनको कन्वे किया, तो उसका वैसा हमने सब स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया। बाद में हैदराबाद वाले को बुलाया, उधर भी ये पता चला कि ऐसे बहुत से विटनेसेस हमने कलेक्ट करने को चालू किया। तो बोला फायर गुटखा में जो उधर डाल के दिया, तो उधर कौन कौन काम करता है, तो उधर पैकिंग मशीन में 2 काम करता है, ऐसा पता चला। तो अनीस इब्राहिम ने कराची में जो गुटखा शुरू किया था, हाँ, उसका नाम था फायर गुटखा। फायर गुटखा। अच्छा। फायर गुटखा, वो गुटखा जो आग लगा दे। हाँ, फायर गुटखा। बाद में उधर एक पाकिस्तानी नागरिक काम करता था उसके यहाँ, और एक इंडियन काम करता था। कहाँ? दुबई में, कराची में? कराची में। अच्छा। उसका नाम था बाबू जोसेफ। बाबू जोसेफ। बाबू जोसेफ, ही वॉज फ्रॉम केरला। ओके। फिर मेरे जो सहकारी थे, जी। मेरे सालस्कर के साथ में टीम में जो एक अलकनुरे था, मलयाली लोग केरला भी पहुंच गए, कराची भी पहुंच गए। हाँ वो कराची पहुंच गया था। मतलब मलयाली लोग दुबई जाते हैं, कराची नहीं जाते हैं। वो कराची में काम करता था। अच्छा। तो हमारा इंस्पेक्टर तावड़े या अलकनुरे, ये 2 में से कोई तो केरला गया। जी। नितिन अलकनूर है। हाँ, नितिन अलकनुरे। जी। नाउ ही इज ACP, ओके। ही इज ए वेरी गुड ऑफिसर। जी जी। तो उनको भेजा, हो गए, तो वो मिला नहीं, उसकी वाइफ मिली, उसके वाइफ कुछ बोलने को राजी नहीं, साहब मेरा उसका जमता नहीं, वो किधर किधर काम करता है मालूम नहीं, और मैं नर्स का भी कोर्स किया हूँ,
मैं बहुत साल से इधर ही हूँ। ये बाबू यूसुफ की वाइफ बोल रही है। बाबू जोसेफ की वाइफ बोल रही है। अच्छा। उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, क्योंकि उसके बारे में डिटेल देने वाली उसकी वाइफ ही। तो मेरे को अभी नर्स का कोर्स किया हूँ, अभी इटाली जाने का है, और इटाली का मैं लैंग्वेज भी मैं सीख रही हूँ। उसका स्टेटमेंट का मुंबई आपने रिकॉर्ड किया है? कि उधर गए हम, केरला में? केरला में गए, केरला में कहाँ गए आप? कोट्टायम करके, कोट्टायम, हाँ। त्रावणकोर, जी जी हाँ, ऐसा एक गांव, एक त्रावणकोर बहुत खूबसूरत कोट्टायम जगह है। ऐसा कुछ कोट्टायम तो। इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। जी। उधर गए, स्टेटमेंट अपने सब रिकॉर्ड किया। उसने भी कुछ उसके बारे में कुछ अपने को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। बोला ठीक है। तो ये सब हम सब इंक्वायरी कर रहे थे। बाद में ये जो दो हैदराबाद वाले थे उनको भी लाया, उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। उन्होंने भी ये सब हुए है, इट वॉज ऑल कोरोबोरेटिव। मगर मेन आदमी जो थे, ये दो आरोपी है, ये हमारे हाथ में नहीं आते थे। जगदीश और सिकदारी दोनों। जगदीश और ये, हाँ, दीज आर द मेन कल्प्रिट्स। राइट। फिर हमने सीबीआई को लेटर लिखा, रेड कॉर्नर नोटिस लिया, Because CBI is the और से nodal वारंट agency- लिया They are the nodal agency for Interpol and Red Corner। जी कि ये दो लोग है हाँ, ऐसे ऐसे बाहर हो गए, उनका पासपोर्ट का डिटेल ऐसा ऐसा है, उनके अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस इशू करो, लुकआउट नोटिस जारी करो, सब कोर्ट पे बताओ। ये सब हम जब कर रहे थे तो सडनली हमको एक ऐसा छोटा सा शॉक बैठा। एक दिन मेरे को सीबीआई के ऑफिस से फ़ोन आया, यू आर मिस्टर वाली शेट्टी, एसीपी। और हाँ, मैं डीएसपी फरटैल बोल रहा हूँ, फरटैल, उसका नाम फरटैल कुछ तो था। अच्छा। एंड डीएसपी बालाजी, ऐसे दो उधर से ये कर रहे थे। मैं बोला बोलिए साहब। मुंबई में थे लोग? बॉम्बे के, अच्छा। बॉम्बे के सीबीआई के। अभी वो सीबीआई के साथ मेरा वैसा तो अच्छा 8-10 साल उनके साथ काम किया था 93 ब्लास्ट में। 93 ब्लास्ट में, करेक्ट। वो भी केस ऐसा ही उधर गया था। जी जी। तो बोला हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर है और हेडक्वार्टर से भी किया है कि ये जो आप गुटखा का केस ये कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन इज टू बी टेकन बाय सीबीआई। अच्छा। मैं बोला, आई वाज शॉक्ड। मैं बोला कैसा हो सकता है, ना कंप्लेन है किसका, या इन्वेस्टिगेशन तो बराबर नहीं किया, क्या किसी ने एलिगेशन किया है, या उन्होंने कुछ डिमांड किया है धारीवाल दोषी ने कि केस बॉम्बे पुलिस से निकाल के उनको दे दो। ये कोर्ट का ऑर्डर भी होता है, कभी हाई कोर्ट ऑर्डर भी होती है। हाँ, हाईकोर्ट ऑर्डर भी, हाईकोर्ट भी डायरेक्ट करती है हाँ, कि हैंड ओवर दिस केस टू करेक्ट। सीबीआई। या कभी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ। मैं मैडम को फोन किया, शी वाज आल्सो शॉक्ड। मैडम बोरवनकर, हाँ, मीरन बोरवनकर, मेरा उनको, जी। शी वाज आल्सो शॉक्ड। मैं बोला मैडम ये बराबर नहीं है। तो ठीक है, देखेंगे अभी, मैं भी वेरीफाई करती हूँ। बाद में उसका वापस मेरे को फ़ोन आया। मैं बोला ठीक है, एक काम करो फरताल साहब, आप मेरे ऑफिस में आओ, और आपको ये तो ह्यूज पेपर है, तो इसमें से स्क्रूटिनाइज करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पेपर्स है जो सब रिकॉर्ड पे है वो सब आपको दे देता हूँ। मैं उसका इंडेक्स बनाता हूँ, और इंडेक्स पे ऊपर सही करो और सब पेपर लेके जाओ। और हमारे इधर एक रजिस्टर रहता है, क्राइम रजिस्टर, उसके ऊपर भी आपको दस्तखत लेना पड़ेगा। मैं तो रजिस्टर लेके उधर नहीं आऊँगा। बोला नहीं 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 नहीं, यू हैव टू कम टू सीबीआई ऑफिस। मैं बोला सॉरी साहब, मैं नहीं आएगा, आपको चाहिए आप आने का, अच्छा। मैं नहीं आएगा। मेरे को पता चला कि ये लोग मैडम को बोले कि मैडम हैड आल्सो वर्कड इन सीबीआई। मैं मैडम को बोल दिया, बोलता है ये सीबीआई दादागिरी कर रहा है, बोलता है मेरे को तुम पेपर लेके मेरे ऑफिस में आओ। सीबीआई मुंबई पुलिस का पुराना खुन्नस है ना? नहीं, खुन्नस ऐसा नहीं, मगर आपको चाहिए, और मेरे को किधर से तो पेपर लेने का है, मैं खुद जाता हूँ ना। सही बात, मैं ऐसा नहीं बोलता कि पेपर लेके मेरे पास आओ, सही बात है। जाके मेमो आप दिख बड़े रहा बाप के बेटे हैं, तो हाँ, तुम छोटे बाप के हो, तुम्हारे पास ऐसा है हाँ, ना? ऐसा उनको CBI शायद अपने को बहुत- जरा खुद हाँ, को रॉयल समझती है ना? हो सकता है। जी तो मैं मैडम को बोल दिया, मैडम आपको शायद फ़ोन आएगा और वो बोलेंगे कि वाली सिटी को बोलो पेपर लेके आओ। जी। मगर मैडम मेरा काम कैसा है, पूरा मैं स्क्रूटिनाइज करूँगा,
उनका सिग्नेचर लूँगा, और मेरा जो क्राइम रजिस्टर है, क्राइम रजिस्टर तो ऑफिस के बाहर नहीं जाता, सिर्फ वो कोर्ट में जाता है, ये कोर्ट डायरेक्ट, नहीं तो क्राइम रजिस्टर कभी वो बाहर नहीं जाता। तो उसके ऊपर सही करना पड़ेगा उसको हम उनका मेमो हम उसको चिपकाएगा, ये फॉर्मेलिटी ये सब करना पड़ेगा। तो बोला ठीक है। एज डिसाइडेड फ़ोन गया मैडम को, तो मैडम ने उनको कन्विंस किया। फिर दूसरे दिन वो आ गई टीम उनकी, पेपर सब लिया, ये किया, गया। फिर मैं भी थोड़ा दिन में रिटायर हो गया। रिटायर होने के पहले एक केस उन्होंने लिया, सीबीआई ने जब लिया तब उन्होंने चार्जशीट का चालू किया। अभी वो भी कोर्टबाजी चालू किया उन लोगों ने। मैं पेपर में पढ़ता था जी, उन्होंने उनको अरेस्ट नहीं किया था जी, और वो कोर्ट में से उनको जामीन बीमीन कुछ तो हो रहा था, मेरे को कुछ मालूम नहीं था। तो एक दिन मेरे को सीपी साहब ने बुलाया, कमिश्नर साहब ने। कौन थे वो सीपी साहब? अभी एन रॉय साहब थे। अच्छा। वाली शेट्टी, वो जरा आ जाओ। मैं गया, यस सर। वो सीबीआई का कंप्लेन है कि आपने इंक्वायरी बराबर नहीं किया सबका। मैं बोला किसका नहीं किया सर? यू नो दैट नगमा एक्ट्रेस? हाँ सुना हूँ सर, मैं कभी देखा नहीं। वो जम्बो के स्टेटमेंट में उसका नाम आया था कि नगमा का उसका कुछ तो ये है। नगमा का अनीस इब्राहिम का कनेक्शन है। हाँ, अनीस इब्राहिम के साथ उसका नगमा कनेक्शन है जी, अफेयर, ऐसा कुछ तो उसका स्टेटमेंट है। बोला हाँ साहब, तो यू आर नॉट कॉल्ड हर एंड यू आर नॉट रिकॉर्डेड हर स्टेटमेंट। मैं बोला साहब, मैं गुटखा मैटर का इंक्वायरी कर रहा था, अनीस का पर्सनल इंक्वायरी नहीं कर रहा था। तो खाली पीली नगमा को बुलाओ और फोटोग्राफर को लाओ और प्रेस रिपोर्ट के सामने जैसा बाकी लोग करते ऐसा में मेरे को नहीं लगा, मगर मैंने स्टेटमेंट में रखा है, नहीं यू शुड हैव रिकॉर्डेड। सब ठीक है आप बोलते हो, मगर और भी कोई लोगों का नाम आया था, फिर उनको भी बुलाना पड़ता था मेरे को। हाँ, तो किसका नाम आया था? मैं पेपर लेके गया था जी, वो दिखाया, जैसा भी साहब ने पढ़ा वो फाइल क्लोज किया, बोला जाओ। किसके नाम है साहब बताएंगे? ना वो अभी बता नहीं सकता। फिल्म वाले थे वो? फिल्म वाले थे? नहीं, वो एक पॉलिटिशियन था। एक पॉलिटिशियन था कोई तो। अच्छा। हाँ, तो उसका नाम आया, बोला जाओ। तो मैडम को भी पता चला। पॉलिटिशियन का कनेक्शन भी अनीस इब्राहिम के साथ था, जो आपने बुलाया नहीं उसको? मालूम नहीं है जी, मगर हो सकता है। अभी भी है? मैं इंक्वायरी ही नहीं की है ना सब अभी उसका। पॉलिटिशियन अभी भी है? पॉलिटिशियन हाँ है लगता एक्टिव है ना पॉलिटिशियन जी। ओके। तो अभी मैं बोल दिया। फिर मैडम ने भी मेरे को पूछा बाद में। मैं बोला मैडम, मैं उसका स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट रखा था, एक केस के कंसर्न के जो केस में लगा दिया वो भेज दिया, कि उन्होंने नगमा को बुलाया था सीबीआई वालों ने। अच्छा। और किसको बुलाया मालूम नहीं पड़ा जी, बोला ठीक है। बाद में मैडम ने बोला तू मेरे को, मैं सब मैडम दूसरा भी स्टेटमेंट था, मैं आपको भेजा था, मगर मैडम ने वो दूसरा स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं, शी वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन केस ओनली, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, नॉट द सेंसेशन। हाँ जी, बाद में हो गया। बाद में केस का चार्जशीट उन्होंने बताया जी, बनाया। केस का चार्जशीट नॉर्मली क्या रहता है, ये जो डीआईजी रैंक या आईजी रैंक के लोग हैं वो एमसीयूसी अप्लाई करने के लिए परमिशन देते हैं जी, उनका अप्रूवल लगता है जी, रेटिफिकेशन। हाँ जी, तो उसका अप्रूवल मैडम ने दिया था। जी, फिर केस चालू हो गया। शी इज आईजी रैंक ऑफिसर। हाँ, शी इज द आईजी रैंक ऑफिसर। जी, बाद में जब चार्जशीट जाता है तो एडिशनल डीजी रैंक ऑफिसर रहता है। जी, बोला ठीक है, सब हो गया। तो जब चार्जशीट भेजा तो मैंने इंक्वायरी किया, चार्जशीट तो गया। तो मुंबई पुलिस ने ही चार्जशीट किया था? हाँ, मुंबई सीबीआई ने किया था? सीबीआई ने चार्जशीट किया। अच्छा, ओके। तो मेरे को पता चला कि चार्जशीट के ऊपर एन राय साहब ने सही किया।
मैं सोचा ये कि सीबीआई को जब गया तो एन राय साहब ने कैसा साइन किया होगा, ही इज नो वे कंसर्न विद द केस। बॉम्बे पुलिस के हाथ जब सीबीआई में गया जी तो मैं इंक्वायरी किया, मैडम को भी ये मैंने डिस्कस किया, तो मैडम ने बोला हाँ राय साहब ने सही किया, कैसा किया मालूम नहीं है। आज तक मेरे को अभी भी मालूम नहीं है कि एन राय साहब ने कैसा सही किया। अच्छा क्योंकि फिर मेरे को ऐसा मैं जब उनकी इंक्वायरी किया तब उनका जो हेडक्वार्टर है इधर जी सीबीआई का, जी वो सीबीआई के एडिशनल डीजी रैंक का ऑफिसर इधर नहीं था। जी इसके वजह से सबका फोन, ही वाज नोइंग ऑल द फैक्ट्स ऑफ द जी केस, जी 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 इसीलिए उनका लिया। अच्छा बर वेदर इट इज जस्टिफाइबल, सर सीबीआई केस इन्वेस्टिगेट कर रही है तो मुंबई पुलिस वाला, मुंबई पुलिस का सीबी कैसे साइन कर सकता है? मतलब लीगली इट इज नॉट टेनेबल ना। मगर उसका कोई ऑब्जेक्शन मिला, कोर्ट ने भी उठाया नहीं, जी या उनका जो एडवोकेट्स है जी उन्होंने भी नहीं किया। ओके फिर केस चलते रहा, केस कोर्टबाजी चलते रहा, उनको कुछ तो जामीन हो गया। ये लोग वापस आए कि नहीं आए? रसीलाल धारीवाल और जगदीश आ गए ना, वही इंडिया में वापस आ आए? गए, इंडिया हाँ में आ गए। हाँ बाद में उनका चार्जशीट गया, चार्जशीट के लिए भी उन्होंने कुछ तो कोर्टबाजी किया था, जी हमको तो बुलाते नहीं थे। जी और 2017 में मैं पेपर में पढ़ा कि धारीवाल गुजर गए, हाँ रसिकलाल धारीवाल। जी फिर केस चला जम्बो जी जमरुद्दीन, जी दूसरा तो राजेश पंचारिया, और तीसरा ये जोशी, जी और वो एबेट हो गया, हम्म एबेटेड समरी किया क्योंकि वो मर गया। तो इन लोगों के ऊपर, और अनीस को वांटेड रख दिया, बाकी लोगों ने विटनेस कर दिया। केस अच्छा चल रहा था, एक दिन मेरे को समन्स आ गया, यू हैव टू डिपोज योर एविडेंस। अच्छा मैं बोला ठीक है, मैं मेरा एविडेंस तैयार कौन किया। से साल की बात है? ये दिसंबर 22 की बात है, 22 यानी आप 22 2005 में केस आपने रजिस्टर किया है 2005 में केस किया था। और ये 17 साल गुजरने के बाद में हाँ, मेरे को हाँ कोर्ट में बुलाया। बीच में मानीचंद उनका देहांत भी हो हाँ, गया। मगर मैं जरा पेपर न्यूज़ पे वॉच रखता था। जी। हमारा क्या, मेरे को एक आदत है, जी मैंने जो केस इन्वेस्टिगेशन किया है जी उसका आगे क्या होता है जी एक जानकारी करके मैं, ये मेरे को आदत है। बहुत बढ़िया सर। हाँ, और उसका प्रेस कटिंग निकाल के वो पेपर को डाल देता हूँ, जी तो पता चलता है क्या क्या हो गया। फिर बीच बीच में मैडम को भी ब्रीफिंग मिलता था सीबीआई से, वो केस का क्या हो गया वगैरह। और बाद में मेरे को बुलाया, आई गिव माई स्टेटमेंट। मेरे को लगता है पासबोला वॉज द, सुदीप पास बोला। हाँ, सुदीप पासबोला वॉज द डिफेंस लॉयर, जी उनका ये था, और भी कोई थे। और केस चला, बाद में मैडम को बुलाया, मैडम ने भी जाके दिया। बाद में एन रॉय को बुलाया क्योंकि उन्होंने भी साइन किया था जी चार्जशीट, वो सब हो गया। तो जनवरी में कुछ तो 23 जनवरी में जी ये हो गया, उनको 10 साल का सजा लगा। जनवरी 23 में दोषी, जी उनको- जोशी को हाँ, दोषी को भी, उनको भी, जम्बो को भी और पंचारे को भी पंचर को, जी। पंचर छूट गया, छूट गया पंचर छूट बट जोशी और जम्बो को हुआ। गया, जम्बो को फिर? सजा लग गया। बाद में मैं फॉलोअप करता था। बाद में उन्होंने क्या किया, वो अपील में गए, जी हाई कोर्ट में कुछ तो अपील में कुछ उनको रिलीफ नहीं शायद मिला, जी तो दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। जी सुप्रीम कोर्ट में उनको द कन्विक्शन हैज बीन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम, और उनको बेल ग्रांट किया है, जी और वो वापिस मेरिट के ऊपर केस चालू है। जगदीश जोशी को हाँ, सुप्रीम उनको कोर्ट ने सजा के बारे में, सजा हाई कोर्ट में अभी वो चलेगा। तो उनको अरेस्ट करके जेल में नहीं गए उनको? अभी जेल में नहीं है, अभी भी हाई कोर्ट में ऑन अपील केस चल ऑन रहा अपील केस में। ऐसा ये है। जी गुट का मैटर है। मेरा भारत महान 18 साल के बाद में भी, एक कोर्ट के वर्डिक्ट देने के बाद भी आपने, अब भी वो केस चल रहा है, वो खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं हुआ, ऐसा है। तो आपको खाली एक सवाल में करके मैं दूसरे अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। आपको ऐसा लगता है किसी पॉइंट पे कि कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में इन लोगों ने अपना इन्फ्लुएंस को यूज़ करके
मुंबई पुलिस से केस ले करके सीबीआई में दे दें, क्योंकि सीबीआई को इन्फ्लुएंस करना बहुत इजी होता है, उनको टर्न करना बहुत इजी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है वहाँ सब दिल्ली में अच्छे कनेक्शन रखते हैं लोग। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ से लेके सीबीआई को दिया गया ताकि वो केस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सके? ऐसा तो लगता है? हमने बहुत सोचा जी। ये केस गया क्यों, जी तो ऐसा है प्रिजम्पशन, ये जो रसिकलाल धारीवाल है जी। वो ही हैज़ प्लेड सम गेम, पॉलिटिकल गेम। पॉलिटिकल गेम किसी तरह से तो उसने ये किया है, जी और उसने देखा ये बोरंकर मैडम बैठी है, जी। ये किसकी सुनती नहीं है, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग। हाँ जी। उधर कुछ होने वाला नहीं है, तो सुम में अपन केस उधर लेना अच्छा है। जी। सीबीआई को दे देंगे तो अपनी चलेगी वहाँ पे। हाँ, इसे इट इज़ द ओनली वन सोल्यूशन जी कि सीबीआई में कुछ तो कर सकते हैं क्या, जी गॉड नोज। जी। मगर सीबीआई ने भी कुछ किया नहीं, नहीं किया। एक केस का कन्विक्शन हो गया, जी। क्योंकि वो उधर नो द होल पॉइंट इज 18 साल। देखिए माय पॉइंट इज के 18 साल लगने के बाद में आपको केस के अंदर एक रेजोल्यूशन आने के बाद में वो केस अब भी चल रहा है, अब भी घसीट रहा है। सो माय ओनली कंसर्न इज कि सीबीआई ने क्या कर लिया, व्हाट इज समथिंग डिफरेंट विच दे हैव डन। मुंबई पुलिस तो वो कर ही रही थी, शायद मुंबई पुलिस जल्दी भी कर देती। मतलब माय पॉइंट इज दैट 93 का जो केस है, मतलब मुंबई पुलिस ने 48 घंटे में सॉल्व किया था। 2 दिन के अंदर जो है वो आरोपी सारे आइडेंटिफाई हो गए थे, लोग अरेस्ट हो गए थे, और 8 महीने में 10,000 पेज की चार्जशीट भी फाइल हो गई थी। सो माई पॉइंट ये मुंबई पुलिस ऑलवेज डज अ गुड जॉब। माई सीबीआई को लाने का मतलब क्या था, खाली केस को खींचना, ड्रैग करना, पुल करना। दैट्स माई ओपिनियन। हो सकता है, जी मगर मैंने मैडम के साथ भी डिस्कस किया, जी मैडम भी नाराज़ हो गई थी कि हमने इतना ये करके ये केस किया है जी और ये हमारे हाथ से चला गया। किसी को भी ये लगता है, इवन इन 93 ब्लास्ट जी। there was no need to send the case to, we had detected the case, we have submitted the charge sheet, जी हाँ चार्जशीट डालने के बाद में केस सीबीआई के पास गया था। सर, शॉकिंग है ना। मैं कह रहा हूँ 4 नवंबर 1993 को हाँ। मुंबई पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया, और 5 नवंबर 1993 नेक्स्ट डे इट वाज हैंड ओवर टू सीबीआई। सो मतलब ये सारी जो बहुत हैरत अंगेज बातें हैं, उसको तो पता नहीं क्या है। सो मुझे एक केस मालूम पड़ा था वालिद साहब कि आपको मुंबई पुलिस में होते हुए भी दिल्ली पुलिस के केस सॉल्व नहीं हो रहा था, आपको वहाँ केस में बुलाया था दिल्ली में सॉल्व करने के लिए। मतलब आपकी इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स इतनी बढ़िया थी। वो केस बताइए ना। दिस वॉज माई सेकंड टाइम आई हैव टू गो टू द हेल्प ऑफ दिल्ली पुलिस। सेकेंड टाइम? सेकंड टाइम। आपने 2 बार दिल्ली पुलिस की हेल्प की है? इसके पहला बार एक भी बार मेरे को दिल्ली पुलिस के लिए हेल्प करने के लिए जी बुलाया था। उसके बारे में एक सेंटेंस में बताता हूँ। जी इधर के एक 4 डायमंड मर्चेंट्स जी दिल्ली गए थे बिजनेस करने के लिए, जी बड़े बड़े लोग थे, जी। मुंबई से गए थे? बॉम्बे से। जी। चारों के बच्चे थे 24-25 साल के। उसमें लीलावती के जो मालिक थे जी किशोर भाई, जी। उनका बेटा भी था, अच्छा। किशोर भाई का भी बेटा था। वो गए थे और वो चारों बच्चों को किडनैप किया गया था दिल्ली में? दिल्ली में से। जी तो वो ताज मानसिंह में रहते थे, जी। और एक एक करके लेके गए, चारों को ले गए? चारों को लेके गए, गायब हो गए। इनके ये तो बड़े बाप के बेटे सब, तो ये सब हिल गए। तो उस वक्त भी दिल्ली पुलिस के ये नहीं समझ रहे ये सब बम्बई के, लफड़ा ही बम्बई का है, बच्चे भी बम्बई के, ओनली प्लेस ऑफ ऑफेंस इज एट ये। हाँ। तो इसीलिए उन्होंने भी इनको ये किया था। तो उस वक्त भी मेरे को भेजा था। सर, केस ऑफ ऑफिस जहाँ होता है वहाँ के लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं ना। तो मुंबई से वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनके बस का नहीं था, मेरा खाली कहना ये था। यानी वो बहुत कोशिश किया, और दे वांटेड सम क्लू फ्रॉम बॉम्बे अच्छा। कि ये इनका कुछ इधर रिलेशन है क्या, वो उनको मालूम नहीं था, इसकी वजह से बुलाया था। वो स्टोरी अलग है, अरे वो वो जरा अपन कभी तो बाद में कर सकते हैं। नहीं, मतलब मैं जानता हूँ दिल्ली पुलिस बहुत इनकॉम्पिटेंट है। मतलब वो 3 बिजनेसमैन को पकड़ इनका एनकाउंटर कर देती है। आई नो दिल्ली पुलिस के बारे में। तो एनीवे, तो आप दूसरा केस बता रहे थे डिटेल में, वो बताइए। जी हाँ, मैं चेंबूर यूनिट का इंचार्ज था। जी। उधर एक महेंद्र प्रताप सिंह करके एक लड़का था, उसका मर्डर हो गया था। अच्छा, चेंबूर में ही हो गया था? चेंबूर में हो गया था। जी। मैं विजिटेशन के लिए गया था, अच्छा। सीरियस केस था। मैं गया,
उस वक्त मेरे को वो 91-92 के कभी का तो बात है ये। तो उस वक्त तो मोबाइल नहीं थे, तो लैंडलाइन पे उधर का मेरे ऑफिस का एक कांस्टेबल मेरे को मोटरसाइकिल के ऊपर बुलाने को आया, साहब सीपी साहब ने अपने को अर्जेंट बात करने के लिए बोला है फ़ोन के ऊपर। मैं बोला क्या हो गया? जब सीपी साहब बुलाता है और अर्जेंट फ़ोन करने को बोलता है, यानी ऐसा कुछ तो। उस वक्त सुंदर सिंह अपने सानी साहब थे, सतीश सानी साहब थे जी, सतीश सानी साहब थे, वेरी जेंटलमैन जी। उनका फ़ोन, मैं भागते आ गए, ऑफिस में गया, ऑफिस से मैंने फ़ोन किया, हाँ मिस्टर वाली वेयर आर यू? सर मैं ऑफिस में अभी आया, मैं ज़रा बाहर गया था अभी वो मर्डर का इंक्वायरी के लिए, तो अभी इधर आ। तो एक ऐसा बात है कि श्रीकांत बापट का मेरे को फ़ोन आया था, बापट साहब का, यू नो दैट ही इज़ ए मेंबर ऑफ MPSC, क्योंकि आफ्टरवर्ड्स वो MPSC में गए थे जी। और सानी साहब ने चार्ज लिया था कि उनके एक बैचमेट है बापट साहब के, ही इज़ IAS ऑफिसर, और वो दिल्ली में है, वो भी रिटायर हो गए हैं, और उनका फैमिली बिजनेस है डायमंड का, उनके 5-6 भाई है, और उनका डायमंड का जो बिजनेस है वो काफ़ी बड़ा है, 2-4 उनके दुकान है उधर साउथ एक्सटेंशन में, और उनके यहाँ हाउस ब्रेकिंग हो गया है जी। और वो कुछ भी करके उन्होंने बहुत कोशिश किया है, मगर कुछ क्लू नहीं मिल रहा है। हम बोला ठीक है सर। तो द कमिश्नर, वो जो ऑफिसर IAS ऑफिसर है, उन्होंने बापट साहब को फ़ोन किया, बीइंग हिज बैचमेट, कि ऐसा ऐसा है, और आप कोई बॉम्बे का कोई ऑफिसर भेज सकते हो क्या जी, टू असिस्ट दिल्ली पुलिस? हम बोला ठीक है। अभी वो केस दिल्ली पुलिस से दिल्ली क्राइम ब्रांच में गई लिए, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग, दोनों एक साथ टीम बना के कर रहे हैं। मैं बोला सर ठीक है, आप बोलते हैं तो मैं जाता हूँ। तो यू गो डायरेक्टली टू मिस्टर बापट, ही विल एक्सप्लेन यू। मैं बोला ठीक है सर। फिर मैं गया SK बापट साहब के पास। बापट साहब ने हिस्ट्री बताया कि उनके 5-6 दुकान हैं, और उनका एक दुकान में हाउस ब्रेकिंग हुआ है, यानी शॉप उनका ये हो गया, बर्गल हो गया है। उनका दागीना सब डायमंड का है, और वो दुबई में भेजे थे एग्जीबिशन के लिए। जो माल बच गया वो लेके दिल्ली में ला के रखे थे, और दिल्ली में दुकान में रखे थे। जिस दिन दुकान में रखे थे उसी दिन रात को माल गायब हो गया, ऑलमोस्ट पूरा माल गायब हो गया। तो बोला ठीक है सर, मैं जाऊंगा। फिर आ गया मैं। मीन टाइम मेरा ट्रांसफ़र हो गया। 1-2 दिन के पहले मेरा ट्रांसफ़र चेंबूर में कंट्रोल रूम में हुआ। मैं साहब को बोला, साहब ये मैं इतना साल से काम कर रहा हूँ, 6-8 साल हो गया, अभी मेरे को ज़रा लाइट ड्यूटी दे दो, क्योंकि मेरा अभी सीनियर PI का प्रमोशन है, तब तक मैं किधर तो लाइट ड्यूटी दे दो। तो किधर रहता है तू? मैं बोला सर मैं साइन रहता हूँ, तो नज़दीक है तो कंट्रोल रूम दे दो चेंबूर का। तो बोले ठीक है मैं देता हूँ। उन्होंने मेरा ऑर्डर निकाला, मगर रिलीव करने के पहले ये प्रॉब्लम है, ये आ गया। तो उन्होंने बोला तू ऐसा कर, तू जाके आ, बाद में ज्वाइन हो जा, क्योंकि एक बार उधर ज्वाइन हो जाएगा नया काम चलता है, तू इधर से निकल। बोला ठीक है सर, कोई इशू नहीं, मैं जाता हूँ। एंड फिर मैं सानी साहब के पास आया। सानी साहब ने बोला कि यू गो एंड मीट मिस्टर MN सिंह। MN सिंह के पास गया, जॉइंट कमिश्नर क्राइम, ही वॉज जॉइंट कमिश्नर। हाँ वाली सिटी आ जाओ। मेरे को CP साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला कुछ तो हाउस ब्रेकिंग हुआ है, और वो भी 22 करोड़ का है। वो ज़माने में 22 करोड़ यानी 22 करोड़ 1992 में। हाँ, उस वक्त जी। 93-94 शायद होएगा, आजू बाजू, इतना मेरे को अभी ध्यान में नहीं है। 93-94 में सामना साहब CP थे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ शायद 92 होगा। साहनी साहब थे तभी सामरा साहब के बाद में आए हो?
हाँ, सम्राट साहब के बाद में शायद। अच्छा, ओके। हाँ, सम्राट साहब के बाद में आएगी। ये सानी साहब आ गए, उन्होंने एम एन सिंह साहब को बोला, एम एन सिंह साहब ने इनको, और एम एन सिंह साहब का भी बदली था, तो एम एन सिंह साहब ने मेरे को बोला तू यू गेट ऑर्डर्स फ्रॉम रिटर्न ऑर्डर्स फ्रॉम मारिया। जी। मारिया वॉज माई डीसीपी, क्राइम, डीसीपी डिटेक्शन, डिरेक्शन। ये वो डीसीपी डिटेक्शन। जी। और उनको जाके मिला, साहब ने उनको भी फ़ोन करके दिया था, उन्होंने मेमो वीमो दिया। तो नेक्स्ट डे वेंट टू दिल्ली। दिल्ली में गया, पहला ये वो दुकान में गया, उन लोगों को मिला और उन्होंने मेरे को क्राइम ब्रांच लेके गए उधर। क्राइम ब्रांच में वो जो टीम थी उनके साथ में हमारा ये सब हो गया। फिर थोड़ा सा मैं समझ लिया, तो जो मैं समझा वो ऐसा था कि इनका 2-3 दुकान है, 4-5 भाई है, 4-5 भाई में से दो इधर बैठते हैं, 2 उधर बैठते हैं, और उनका घर उधर ही किधर, तो वो उपहार टॉकीज जो है ना, जी जी, जो एक बार फायर लग गया था, बहुत से लोग मर गए थे, वो एरिया में उनका घर था। अच्छा, बंगला था जी। वो बंगले में 2 भाई और उनके पिताजी जो बुढ़े थे वो रहते थे, वो बीमार रहते थे, जी वो उधर रहते हैं। वो दुकान सुबह 8 बजे खुलता है, जी, 8 या 10 बजे दुकान खुलता है। वो चाबी जो है, चाबी उधर ही रखते हैं दुकान में। शाम के टाइम दुकान बंद होता है, वो चाबी से दुकान बंद होके घर में जाते हैं। उनका जो फादर है, जी वो जो बीमार है, उनके रूम में वो चाबी रहती है। जी, और उस दिन क्या हो गया, वो हमारा सब माल उधर से वापस आ गया। वापस आया, हम चेक किया, वो बॉक्सेस वगैरह ऐसा ही पड़े थे दुकान में। दोपहर का 3-4 बजे कुछ तो टाइम था, सब ऐसा ही था। थोड़ा सामान हमने अंदर रख दिया, बाकी सब ऐसे ही पड़े थे, 4-5 बॉक्स। और दूसरे दिन फिर वो हम गए, चाबी उधर रखा रात को, और उसी रात को हमारा एक पार्टी था, सब फैमिली फंक्शन था। उनका एक फार्म हाउस है दिल्ली के आजू बाजू में किधर, तो हम सब पहले उधर इकट्ठा हो गए। कई लोग डायरेक्ट आ गए, हम इधर से उधर गए और वापस पार्टी बिल्टी किया और हम वापस आ गए। और बाद में सुबह उठा 9-10 बजे, चाबी लिया। जब हम उधर गए तो दुकान का आधा शटर खुला था और उसको जो लॉक थे वो ऐसे लगेले थे, और वो ऐसा था, लाइट भी अंदर चालू था, और देखता है तो सब स्कैटर हो गया था, माल कुछ तो नहीं था, ऐसा ऐसा सब सीना पे। तो मैं जिस दिन पहला गया था उस वक्त वो मेरे को वो जगह देख लिया था, मगर उस वक्त तो सब उन्होंने क्लोज करे, नया बिजनेस उनका चालू भी हो गया था। मैं बोला ठीक है, फिर मैं मेरा रोज़ उनके साथ मिलना जुलना होता था। फिर हमने देखा है कि उधर अपने को क्या क्या मिला है। एक अपना मैंने देखा है, जब भी हाउस ब्रेकिंग होती है या कोई सीरियस क्राइम होता है, तो इफ़ यू ऑब्जर्व द थिंग प्रॉपरली, जी तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा क्लू मिल जाता है। जी, मगर आपका ऑब्जर्वेशन पावर जी ज़रा सा अच्छा होना चाहिए, कोई भी पुलिस टीम का। जी, वो ऑब्जर्व किया, कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा और वो उसके पीछे लगने का, तो अपने को कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो अपने को उधर ये पता चला कि एक उधर बैग था, वो बैग उनका नहीं था। ये बैग आया किधर से? ये वीआईपी बैग रहते हैं ना, वैसे इतने बड़े अपन जो सूटकेस टाइप लगेज है, सूटकेस, ब्रीफकेस, हाँ ब्रीफकेस, जी मगर वो बड़ा था और कोई तो कंपनी का था। वो उतना मिला है, बाकी का कुछ क्लू नहीं है। फिंगरप्रिंट ये वो सब देख लिया, मगर कुछ फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ ये नहीं हो गया। फिर मैंने देखा कि चाबी, मैंने ये सोचने का चालू किया, दो चीज़ मेरे के लिए इम्पोर्टेंट लगा जी। एक, ये बैग किधर से आया? मालिक बोलते हैं हमारा बैग नहीं है। जी, उन्होंने भी बहुत कोशिश किया और उनको इतना पता चला है कि ये बैग उसके ऊपर में एक था जैसा वीआईपी बैग, तो किधर प्रोडक्शन,
वो उधर नोएडा या किधर तो उधर बन गया था, उनका भी उन्होंने इंक्वायरी किया था। दूसरी चीज़ मेरे को ये देखने का था, वो जो दरवाज़ा खोला वही चाबी से खोला है क्या चाबी डुप्लीकेट बनाया है? तो डुप्लीकेट चाबी बन गया तो जो डुप्लीकेट चाबी आता है वो लगाएगा तो उसके ऊपर स्क्रैच आएगा, और वही चाबी लगाएगा तो उसके ऊपर स्क्रैच नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, वो अंदर का मशीन निकाला और सीए को भेज दिया और सीए का रिपोर्ट मंगाया। सीए मतलब केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस, जी, हम लोग सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग समझते हैं, हाँ, इसलिए मैं बोल रहा केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस जी, केमिकल, जो भी हम साइंटिफिक मदद लेने का, अभी तो साइंस इतना एडवांस हो गया, अलग 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 लेते हैं। उस वक्त सीए एक ही रहता था, जी, उनके यहाँ अलग अलग सेक्शन रहते थे, जी, केमिकल के, मेडिकल के, बैलिस्टिक के, बैलेंसिस के, ऐसे थे, जी, ऐसे ऐसा रहता था। फिर वो अपने को पता चला जी, कि ये चाबी वही है, दूसरा बनाया नहीं। फिर हम उधर देखा कि इधर कितने का लोग काम करते हैं और उनका मूवमेंट कैसा था, और उनका कुछ उन्होंने सब इंक्वायरी किया था। फिर भी हमने वो जो वॉचमैन था उनका थोड़ा सा इंक्वायरी करने का ये किया। फिर भी मेरे को एक लगता था कि समझो वो नया चाबी बनाया भी होएगा, अभी सुबह 10 बजे चाबी आती है जी, और शाम को 9 बजे तक वो चाबी उधर ही पड़ी रहती है, जी, तो कोई देखता नहीं है कि वो चाबी है क्या नहीं, शाम के टाइम वापिस लग दे देगा। अभी वो वॉचमैन जो रहता है या उधर काम करने वाला लेके गए घंटे के लिए और आजू बाजू में जाके बना के लेके वापस रख दिया तो क्या करने का, इनको पता भी नहीं चलेगा कि उसका डुप्लीकेट हो गया है। बिल्कुल। और समझो वो आदमी इधर का रहेगा तो वो क्या करेगा कि वो चाबी आजू बाजू में ही किधर तो कोशिश करेगा, जी, वो लंबा किधर नहीं जाएगा, उसको उतना टाइम मिलेगा नहीं। या इधर हो सकता है या घर में हो सकता है, जी, घर में कुछ मौका ही नहीं, घर में वो उधर ही वो जो बीमार आदमी थे उसके बाजू में तो चाबी रहती थी, जी, तो वो बोला कि इधर से कभी चाबी मूवमेंट हुआ ही नहीं। तो हमने सोचा ये चाबी का मूवमेंट अपने को ढूंढ के निकालना पड़ेगा। फिर मैं कभी कभी अकेला जाता था और इंक्वायरी करके आता था, तो आजू बाजू में चाबी वाले के पास जाके पूछा, बोला ऐसा कोई चाबी आपने ये किया है क्या? बोला कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर बैग के पीछे लग गया, ये बैग किधर से, उन्होंने वो नोएडा का कहते वो सब लाए थे, तो उन्होंने जितने भी बैग उन्होंने क्या बोला, ये अपने बैग किसको किसको भेजा है? वो उन्होंने बोला ये बैग तो हमने बनाया है, मगर साहब इसके ऊपर कुछ सीरियल नंबर नहीं है, हमारे पास 500 डीलर है, या दिल्ली में गया है क्या कलकत्ता गया है, हम कैसा बोल सकता है, ये तो नहीं हो सकता। फिर कुछ पता नहीं चलता था और रोज़ कुछ ना कुछ मैं सोचता रहता था। 1 महीना 1.5 महीना इसमें गया, कुछ ये नहीं होता था। फिर मैं क्या किया, एक दिन सोचा रहने को तो ये इधर है, दुकान उधर है, तो इसके आजू बाजू में ऐसा कुछ बैग वाले है क्या? और मेरे को उन्होंने क्या किया था, मेरा रहने का बंदोबस्त बाजू के एक होटल में किया था। अच्छा, फिर मैं वो बैग वाला ढूंढते ढूंढते जाता था। एक दिन मैं गया वो बैग वाले के दुकान में, तो उधर का सेल्समैन को पूछा, अरे भाई अपने पास एक बैग है, वो बैग आपने ये कंपनी का बैग है, आप वो बैग बेचते हो? बोला ठीक है। तो मैं सेल्समैन के पास गया वो बैग के बहाने से इंक्वायरी करते समय, क्योंकि मालिक के पास जाएगा तो मालिक मेरे को नज़दीक नहीं करेगा। सही है। बोला हमको क्या दूसरा काम नहीं क्या? फिर उसको जाके सेल्समैन को पूछा, भाई मैं बम्बई का पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरे को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तो बाद में ज़रा बाहर आके मेरे को मिल सकता क्या, मैं तेरे को मेरे को एक बैग के बारे में इंक्वायरी। बोला ठीक है साहब। उसने टाइम दिया, मैं गया उसको बाहर मिला, जाके बाहर मिला तो उसको
उसने बैग आइडेंटिफाई किया तो बोला साहब ये बैग हमने ही बेचा है। किसको बेचा है? लड़का लड़की। तो उसने सोचने के बाद बोला एक लड़की थी। लड़की? हाँ, 22-24 साल की लड़की थी। इतनी यंग लड़की? हाँ जी। उसको ये बैग मैंने बेचा है। बोला सूरत उसका बता दे कैसी थी, क्या थी, गोरी थी, काली थी? तो बोला गोरी थी, स्लिम थी, ऐसा उसने जो बताया। स्केच नहीं बनाया आपने? हाँ जी। ट्रिक्स नहीं बनाया। बोला ठीक है। फिर मैं सोचने लगे लड़की कौन हो सकती है, और वो चाबी उसके पास जा सकती है क्या? ट्रैवलिंग ऑफ चाबी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जी। वो ट्रैवल सुबह से दोपहर तक या 24 घंटे में किधर किधर घूमती है, इसका भी मैंने स्टडी किया था। जी। तो ये लड़की के पास ये चाबी जा सकती है क्या? तो बोला ये जब घर का और दुकान, दुकान से घर इतना ही ट्रैवल करती है जी। तो कोई तो इनके रिलेशन में भी हो सकता है। मीन टाइम इन्होंने क्या किया था, इंडिया के जितने भी डायमंड ज्वेलर है बड़े बड़े, इनके पास सब ज्वेलरी के फोटो थे, क्योंकि एग्जीबिशन में भेजे थे। जी। सबका फोटो निकाल के रखा था। सबको बताया कि ये हमारे दुकान में से माल चोरी हुएला है, ये दागिना है, ये डिज़ाइन है, डायमंड के है, और किसी को मिला तो यू शुड इंटीमेट जी। टू दिल्ली पुलिस। जी। वो पूरा जयपुर विपुर बेंगलोर सबको किया था। तो शायद मैंने सोचा कि जब इन्होंने इतना किया है तो इसीलिए वो बेच नहीं सकते, बेचने को जाएगा पकड़ा जाएगा। जी। हाँ ठीक है। फिर मैंने ये बात साहब को, बापट साहब को मैं बताता था, साहब ऐसा ऐसा है, मैं ये कर रहा हूँ, प्रोग्रेस थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। बोला ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। उन्होंने बोला ठीक है। फिर बाद में उस दिन रात को कैसा हो गया इसका भी तलाश चालू किया मैं। तो रात को पार्टी था, सब लोग आए थे। पार्टी उधर नहीं हुआ, उधर से सब निकल गए वापस। 2-4 घंटे के बाद सब वो आ गए, पर उधर से निकल गए। ऐसा कुछ तो हुआ था। बोला ठीक है, इतना इतना लोग थे। फिर मैंने क्या किया, उनका घर का फैमिली एल्बम जो था वो मंगाया। हमारे घर में कितने, कभी कभी शादी का फंक्शन होता है, बर्थडे का होता है, गेट टुगेदर होता है, तो मैं वो एल्बम मंगाया। तो उसमें मेरा नज़र था 22-24 साल की कोई लड़की इसमें कोई दिखती है क्या। रोज़ मैं वो करके ये भी काम अलग करता था, क्राइम मैच में जाने का, मिलने का, डिस्कशन करने का, ये काम भी चालू था, और ये भी मेरा थोड़ा सा पर्सनल काम चालू था। जी। तो मैं वो एल्बम देखा, और मेरे को 1-2-4 लोग, लड़कियां ऐसी, उनके 6 भाई, उनके बच्चे, उनके रिलेटिव, तो ऐसे देखा। और मैं वो लड़के के टच में था। दुकान वो मेरे होटल के बाजू में था जी। दुकान, जी। सेल्समैन भी उधर का। जी। फिर मैंने क्या किया, वो लड़के को एक दिन बोल दिया, भाई तू, मैं तेरे को फोटो दिखाएगा, तू पहचानेगा? तो बोला पहचानेगा साहब, क्योंकि नया नया है ये, बहुत दिन नहीं हुआ है, 1-2-3 महीने का बात है। तो बोले मैं एक दिन एल्बम लेके आता हूँ। तो उनको बोल दिया मेरे को ज़रा एल्बम दिखा सकते तो अच्छा है। तो उन्होंने मेरे को एल्बम दिया। मेरे को जो डाउट था वो लेके एक दिन उसको बाहर बुलाया। जी। मगर वो लड़का बहुत कोऑपरेटिव था, क्योंकि क्या है, मालिक उसको ये काम करने को नहीं देगा, सही बात है। सेल्स छोड़ के। जी। फिर उसने जी। वो एक लड़की को जी। मार्क किया। बोला साहब 99% ये लड़की है, सच्चा। और भी लड़के, और भी एल्बम देख, बोला पूरा एल्बम देख, एक के ऊपर मत बैठ। फिर उन्होंने, वो लड़के ने सब देखा। बोला नहीं साहब, मेरे को ज़्यादा शक इसके ऊपर है, 100% तो बोल नहीं सकता था वो। चलो ठीक है। फिर मैं इनके घर में ऐसे बात करते, ऐसा कभी बोला नहीं कि ये लड़की कौन है, जी।
ऐसे ही ये कौन है, वो कौन है, वो कौन है, ऐसा करते करते उसका एक पता लगा। तो मेरे को पता चला कि ये लड़की जो है वो उनके दूसरे एक भाई की लड़की है। अच्छा। जो 5-6 भाई है जी। उनमें के एक लड़की है। वो किधर रहती है, वो भी दूसरे, वो अलग रहते हैं, और सब भाई अलग अलग रहते थे, तो उनके घर में रहते हैं। तो फिर अभी मेरे को वही लोगों के ऊपर शक लेना बहुत मेरे को मुश्किल हो गया। जी। फिर मैंने सबको बताया, बापट सबको, कि साहब ऐसा ऐसा लग रहा है, घर में का कोई तो आदमी है ऐसा लगता है। बोला क्यों, तेरे को क्या है ये? एक बात ऐसा है कि ये चाबी वही है, चाबी का जो ट्रैवलिंग में उस दिन सब देखा है, वो घर के बाहर चाबी नहीं गई है। तो या फैमिली मेम्बर या सर्वेंट का भी सब इंक्वायरी किया है, उनका भी कुछ नहीं लगता है। यानी दैट की हैज़ बीन ट्रैवल्ड इन द फैमिली। और ये जो बैग मिला है, ये भी बैग ये लड़की ने परचेस किया, ऐसा वो सेल्समैन बोलता है। जी। तो शायद ऐसा हो गया होएगा कि उन्होंने 5-6 बैग लाए होंगे, वो 5 बैग में सामान बैठ गया, तो एक एक्स्ट्रा बैग रहेगा, वो लोग क्या करने का, उन्होंने छोड़ के चला हो गया। दिस इज़ माई तर्क है बोला। जी। यानी मैं 100% नहीं बोल सकता कि ऐसा हो सकता है। और फिर बाद में ये लड़की के पास कैसा गया है मेरे को अभी मालूम नहीं, मगर बाद में वो इंक्वायरी जब हमने किया तो ये पता चला कि ये लड़की भी उधर आई थी अच्छा। उनके घर में उस दिन रात को, और इधर से वो चली गई, जी। पार्टी होने के बाद वापस इधर आ गई और बाद में अपने घर गई। ओके। ऐसा इतना मेरे को मिला, और बाद में बराबर उसका इनाम निकल गया। बाद में वापस जब इंक्वायरी का, फिर तब मैं बॉम्बे में आ गया। ये लड़की फिक्स किया, उसको इसका अरेस्ट किया। वो अरेस्ट नहीं किया उन्होंने। अच्छा। अभी क्या, दे वेरी इन्फ्लुएंशियल। जी। अभी बाद में अरेस्ट किया, वो इंक्वायरी इधर तक आया, डिटेक्ट हो गया, बाद में मैं निकल गया। ये अरेस्ट किया क्या नहीं, शायद वो केस क्लासीफाई ऐसा कुछ तो हो गया, मगर दागिने मिल ये चाबी उसके पास कैसा गया उतना जानकारी मैं निकाला। जी। तो मेरे को ये बाद में पता चला कि जब पार्टी के लिए सब लोग आए थे, ये लड़की का एक ये था, बॉयफ्रेंड। हाँ बॉयफ्रेंड था। जी। वो उनका बंगला था, और वो बॉयफ्रेंड जो था उसको वो लड़की ने बंगले के बाहर बुलाया, जी। और जो उनका पिताजी सोएला रहता था जी। उसकी खिड़की में से उसको चाबी दिया था, और वो चाबी लेके चला गया, जी। और ये पार्टी को चले गए। जी। वो काम करके, वो और उसका दोस्त के साथ काम करके वापिस वो पार्टी के टाइम में आ गया, चाबी इसके हाथ में दिया है, इसने ये चाबी वापिस उधर रख दिया, और वो माल उधर गया। अब ये लड़की यही घर की, जी। उनको ये भी पता चला, बॉम्बे पुलिस भी आए हैं, वो भी इंक्वायरी कर रहे हैं, जी। तो उसको सब पता चलता था कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा। घर में डिस्कशन होता था। जी। जी। एक टाइम में उनके यहाँ खाना खाता था, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम में बाहर खाना खाता था, जी। तो ये सब वो लड़की को पता चलता था। अच्छा। तो ये लड़की ने ऐसे गेम किया था। जब हमने स्पॉट पे इंक्वायरी किया, वो चौक था, उनका दुकान जो था उसके ओपन पेस ऐसा बहुत था, और एक उधर के लोगों को हमने उधर चाट खाने को रात को आते थे लोग, आइसक्रीम और ये जैसा इधर पाव भाजी खाने को आते हैं वैसा, उन लोगों को भी वो पुलिस ने पूछा था, दिल्ली पुलिस ने कि भाई आपने रात को ये कुछ देखा? हाँ साहब, रात को उनका शटर खुला था, तो हमको लगा कि वही लोग आए ले, उनका एक्सपोर्ट का काम है, वो काम चालू होएगा, इसीलिए हमने देखा तो ओपन था, ऐसा कुछ ताला काटा है ऐसा कुछ भी नहीं था, रेगुलर काम चल रहा है, आधा शटर से भी नीचे लिया था उन्होंने, तो इसीलिए हमको लगा कि अंदर काम है, इसीलिए कुछ, वो भी सबका स्टेटमेंट ही उन्होंने पुलिस ने रिकॉर्ड करके लिया था। और ऐसा करके बाद में ये केस सॉल्व हो गया। बाद में वो आपस में करके वो केस शायद लड़की को अरेस्ट नहीं किया।
शायद नहीं किया। ज्वेलरी मिल गई। ज्वेलरी पूरा, हाँ ज्वेलरी का क्या हो गया, वो लड़की के पास आ गया तो एक दिन लड़के ने वो सब पूरा माल अपने घर उसके बेडरूम में रख दिया। अच्छा। तो उसके बेडरूम में कोई गया नहीं, जी। मगर वो और बाद में बेच नहीं सकते क्योंकि ऑल इंडिया में इंफॉर्मेशन गया था जी। कि ऐसा एक केस का। इन शॉर्ट स्टोरी है, दे वर वेरी हैप्पी। उन्होंने मेरे को उस वक्त एक चेन दिया। अच्छा। को पार्टी ने बहुत मेहनत किया, अपने सोने का चेन दिया था, यानी टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। एक जस्ट टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। मैं बोला उसका जरूरत नहीं, अपना ड्यूटी है, आई केम एज ए ये, यानी अभी बोलने को कुछ हर्ज नहीं है 50 साल के बाद। 22 साल की लड़की ने 22 करोड़ की चोरी कर दी। हाँ correct। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का ये हमें इनाम दिया है। बहुत बापर साहब भी बहुत खुश हुए। नहीं, मैं वाकई बता रहा हूँ कि आपने जो फैंटास्टिक जो इन्वेस्टिगेशन किया है और जो स्टेप बाय स्टेप जो गए हैं, नॉर्मली आजकल लोग कैसे गए हैं, आजकल लोग बड़े शॉर्टकट काम करते हैं, दे जस्ट रैप अप द होल थिंग, बट आपने जो किया, अमेजिंग इन्वेस्टिगेशन, अमेजिंग डिटेक्शन, मतलब आपको तो हर केस अपने आप में बहुत कमाल का है, बहुत ज़बरदस्त उसमें लेयर्स हैं, मल्टी लेयर्स हैं। तपास चालू है, जब ये अब चालू इन्वेस्टिगेशन जारी है, हाँ, ऐसा ये सब होता रहता है, लेकिन आपने बहुत आजकल। बहुत बढ़िया काम किया आपने बशीर साहब। थैंक यू सर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद बशीर साहब, आपने इतनी अच्छा। हमको अच्छी कहानी सुनाई। मैं यही कहूँगा, आपकी बहुत सी कहानियाँ जो है वो बाकी रह गई हैं। देयर आर टू मेनी स्टोरीज दैट कैन बी और टोल्ड। कभी तो रखेंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इनका खजाना जो है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये खजाना जो है वो कहानियों से भरा हुआ है। आई थिंक वी माइट हैव टू कॉल हिम अगेन फॉर सो मेनी अदर स्टोरीज व्हिच इज नॉट टोल्ड, जो हमको इनसे सुनना होगा। हम आपको फिर से बुलाएंगे वाली साहब, और फिर से आप आके फिर और कहानी सुनाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए और वाली साहब के बताइए जो सवाल हैं वो आपको अगली बार आपको उसके जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। देखते रहिए SZ Files।